हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स लेक्चर्स बाय साक्षी शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिविटी ऑफ मास, या जिसे हम कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी से हमारा मतलब ये है कि मास में क्या वेरिएशन आता है। जैसे अगर कोई भी पार्टिकल या बॉडी बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उसके मास में क्या चेंजेस आते हैं, इसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हेल्प से समझ सकते हैं। तो हमें यहाँ प्रूव करना है m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को कहा जाता है मास वेरिएशन फॉर्मूला, जिसे हमें डिराइव करना है। और ये फॉर्मूला हमें बताता है कि किस तरह से मास वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। यहाँ पे जो m नॉट है उसे कहा जाएगा रेस्ट मास, और m यहाँ पे है रिलेटिविस्टिक मास। तो यहाँ पे हम दो रेफरेंस फ्रेम कंसिडर करेंगे। वन इज एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड अनदर वन इज एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सच दैट जो एस फ्रेम है इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड, ओरिजिन है ओ। जो एस डैश फ्रेम है उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, ओरिजिन है ओ डैश। यहाँ हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो एस फ्रेम है वो एक रेस्ट फ्रेम है, या आप कह सकते हो स्टेशनरी है। वहीं जो एस डैश फ्रेम है वो एक मूविंग फ्रेम है, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स लिए हैं ओ एंड ओ डैश, सच दैट ओ पर हमने एक ऑब्जर्वर माना है जो एस डैश फ्रेम में किन्हीं दो बॉडीज को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जिस तरह से लेंथ और टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होते हैं, ठीक उसी तरह से किसी बॉडी का मास भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होता है, और वो वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। अब ये जो रिजल्ट है ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्लासिकल फिजिक्स के रिजल्ट से, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग मास इनवेरिएंट होता है और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन है जो कि शो करती है किस तरह से मास वेलोसिटी के साथ वेरी करता है, वो है m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को कहा जाता है मास वेरिएशन फॉर्मूला, जिसे हमें डिराइव करना है। तो यहाँ पे जो एम नोट है इसे कहा जाएगा रेस्ट मास। रेस्ट मास से मतलब है वो मास जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। एम यहाँ पे है रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास से मतलब है वो मास जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है कांस्टेंट वेलोसिटी से रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। तो यहाँ इस अबव एक्सप्रेशन को, या आप कह सकते हो मास वेरिएशन फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम दो रेफरेंस फ्रेम कंसिडर करेंगे। वन इज एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस and another one is S dash frame of reference, such that जो S dash frame है वो मूव कर रहा है constant velocity v से along the positive direction of x axis relative to s। तो अब ये जो दोनों रेफरेंस फ्रेम है S और S dash, अगर इनके अंदर हम कोई दो आइडेंटिकल बॉडीज कंसिडर करते हैं तो दोनों आइडेंटिकल बॉडीज के मासेस इक्वल रहेंगे, चाहे वो बॉडीज रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो। तो यहाँ पे हम दो रेफरेंस फ्रेम कंसिडर करेंगे। वन इज एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड अनदर वन इज एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सच दैट जो एस फ्रेम है वो एक रेस्ट फ्रेम है और एस डैश फ्रेम एक मूविंग फ्रेम है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एस डैश फ्रेम में हमने दो बॉडीज कंसिडर की हैं। दोनों बॉडीज के मासेस इक्वल हैं जो कि m है, और ये दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, सच दैट अगर एक बॉडी की वेलोसिटी u डैश है तो दूसरे की हो जाएगी माइनस u डैश, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो यहाँ हमें इन दोनों बॉडीज़ के बीच में इलास्टिक कॉलिजन को कंसिडर करना है, और इस इलास्टिक कॉलिजन को ऑब्जर्वर o डैश ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं ये दो बॉडीज़ हैं ए और बी, जिनको हम आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स मान लेते हैं, और इनके मासेस इक्वल हैं जो कि m है, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही हैं विद इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी u डैश एंड माइनस u डैश। यानी हम मान लेते हैं कि जो ए बॉडी है उसकी वेलोसिटी u डैश है और बी की माइनस u डैश है, और ये एस डैश फ्रेम में मूव कर रही हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम टोटल मोमेंटम की बात करें बिफोर कॉलिजन, तो देखिए मोमेंटम की डेफिनेशन होती है कि इट इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर हम फर्स्ट बॉडी की बात करें, ए की बात करें, तो मान लेते हैं उसका मोमेंटम है p1, तो वो बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी है u डैश। सिमिलरली अगर हम b की बात करें, या आप कह सकते हो सेकंड बॉडी की बात करें,
तो मान लेते हैं उसका मोमेंटम है p2, तो वो बराबर आ जाएगा m इंटू उसकी वेलोसिटी जो कि है माइनस q डैश। तो यहाँ से अगर हम टोटल मोमेंटम की बात करें बिफोर कॉलिजन तो वो इसका सम हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा ये एम यू डैश प्लस में माइनस ऑफ एम यू डैश जो कि ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन भी ज़ीरो होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। इट मीन्स मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कोलाइड करेंगी एंड आफ्टर कॉलिजन ये दोनों बॉल्स एक साथ हो जाएंगी, कॉलिज कर जाएंगी और फिर ये रेस्ट में आ जाएंगी इन द रेफरेंस फ्रेम एस डैश। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर ओ डैश ये ऑब्जर्व करेगा कि ये दोनों बॉल्स आफ्टर कॉलिजन एक साथ आ जाएंगी, रेस्ट में आ जाएंगी इन द रेफरेंस फ्रेम एस डैश। तो अभी हमने ये इलास्टिक कॉलिजन ऑब्जर्व किया ओ डैश ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अब हमें ये सेम कॉलिजन को ऑब्जर्व करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर ओ, यानी ओ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हमें कॉलिजन को, इलास्टिक कॉलिजन को ऑब्जर्व करना है। तो अगेन हम यहाँ पे दो रेफरेंस फ्रेम कंसिडर करेंगे। वन इज एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड अनदर वन इज एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सच दैट जो एस फ्रेम है वो स्टेशनरी फ्रेम है और एस डैश फ्रेम एक मूविंग फ्रेम है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगेन यहाँ पे हमने दो बॉडीज ली हैं और दोनों बॉडीज के मासेज है m1 एंड m2 जो कि एस डैश फ्रेम में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या आप कह सकते हो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर हम इनकी वेलोसिटीज़ की बात करें तो एस डैश फ्रेम के अकॉर्डिंग इनकी वेलोसिटी है यू डैश एंड माइनस यू डैश, यानी जो फर्स्ट बॉडी है उसकी वेलोसिटी है यू डैश और सेकंड की है माइनस यू डैश रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं u1 और u2 की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर o इन एस फ्रेम, यानी एस फ्रेम के अकॉर्डिंग इन दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी है u1 और u2। तो अब ये जो दो वेलोसिटीज़ होंगी u1 एंड u2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर o, ये दोनों इक्वल नहीं होंगी अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी एडिशन थ्योरम और यू कैन से रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। क्योंकि जो ये एस डैश फ्रेम है ये तो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग u1 और u2 बराबर नहीं होंगे, सच दैट जो u1 होगा दिस इज इक्वल्स टू यू डैश प्लस वी अपॉन में 1 प्लस यू डैश वी अपॉन में सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो u1 है ये वेलोसिटी है फर्स्ट बॉडी की विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। सिमिलरली यहाँ पे हम u2 को लिख सकते हैं u2 इज इक्वल्स टू माइनस यू डैश प्लस वी अपॉन में 1 माइनस यू डैश वी अपॉन में सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो u2 है ये वेलोसिटी है सेकेंड बॉडी की जिसका मास m2 है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। तो यहाँ हमें देखना है कि जब ये दोनों बॉडीज़ बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करेंगी तो इनके मास में क्या वेरिएशन आता है। तो मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ हमने देखा कि वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटीज़ हैं u1 और u2 ऑफ द बॉल्स a एंड b वो डिफरेंट रहेगी ऑब्जर्वर o के लिए, तो उनका जो मासेज है वो भी डिफरेंट रहेगा ऑब्जर्वर o के रिस्पेक्ट में। तो हमने उसका मासेज माना है उन दोनों बॉल्स का m1 एंड m2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर o। तो आफ्टर कॉलिजन की अगर हम बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों बॉल्स इस तरह से मूव कर रही है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कोलाइड करेंगी तो आफ्टर कॉलिजन ये दोनों बॉल्स एक साथ हो जाएंगी, कॉलिज कर जाएंगी और रेस्ट में आ जाएंगी एस डैश फ्रेम के अंदर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उनकी जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ हैं वो तो जीरो हो जाएंगी क्योंकि वो रेस्ट में आ जाएंगी, लेकिन वो है तो एस डैश फ्रेम में ही और एस डैश फ्रेम मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। तो इसका मतलब वो दोनों बॉडीज जो हैं वो भी रेस्ट पोजीशन में तो है लेकिन वो भी एस डैश फ्रेम में है, तो एस डैश फ्रेम के साथ ही वो भी मूव कर रही हैं कांस्टेंट वेलोसिटी v से रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर o। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेफरेंस फ्रेम जो s है वो हमें यहाँ से उसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि जो कंबाइंड मास अब बनेगा, कि देखिए पहले दो बॉडीज इस तरह से थी, जैसे इस तरीके से मूव कर रही थी एंड आफ्टर कॉलिजन दोनों एक साथ आ चुकी हैं, तो ये दोनों का जो कंबाइंड मास है m1 प्लस m2 ये अब मूव कर रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी v से रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर o। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं फॉर द ऑब्जर्वर o, तो यहाँ देखिए बिफोर कॉलिजन जो मोमेंटम आएगा, अगर हम फर्स्ट बॉडी की बात करें तो वो आएगा m1 u1,
सेकेंड का आएगा M2U2। आफ्टर कॉलिजन अगर हम देखें तो देखिए दोनों बॉडीज एक साथ आ गई हैं, तो उनका जो कंबाइंड मास बना है वो है M1 प्लस M2 और उनकी वेलोसिटी हो जाएगी v, क्योंकि वो एस्टेज फ्रेम के अंदर है और एस्टेज फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। तो इसका मतलब वो दोनों जो उनका कंबाइंड मास है M1 प्लस M2 वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी v से ही मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आफ्टर कॉलिजन हमने देखा है। ये केस हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आफ्टर कॉलिजन अगर हम फर्स्ट बॉडी की बात करें तो देखिए उसका मास है m1 और उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी जो एस्टेज फ्रेम की वेलोसिटी है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड बॉल की बात करें आफ्टर कॉलिजन तो उसका मास है m2 और उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। तो यहाँ पर ये जो टोटल मोमेंटम बनेगा आफ्टर कॉलिजन, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा m1v प्लस में m2v। अगेन हम यहाँ से v कॉमन ले सकते हैं और हमें मिल जाएगा m1 प्लस m2 इंटू में v। तो इस तरीके से भी हम आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम को देख सकते हैं। अब हमें ये एक्सप्रेशन मिल गई है, ये इक्वेशन मिल गई है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे u1 और u2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ u1 एंड u2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी m1 इंटू में यहाँ पे हमने u1 की वैल्यू पुट कर दी प्लस में m2 इंटू में हमने यहाँ पे u2 की वैल्यू पुट कर दी और राइट हैंड साइड एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, जो m1 वाली टर्म्स है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड रख लेंगे और जो m2 वाली टर्म्स है उन्हें राइट हैंड साइड रख लेंगे। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, तो हमें ये टर्म्स यहाँ पे मिल जाएंगी, इस तरीके से मिल जाएगा। अगेन राइट हैंड साइड में हम एलसीएम लेंगे 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, तो इस तरह से हमें टर्म्स मिल जाएंगी। यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेट टर्म हमें मिलेंगी वो होंगी m1 इंटू में u डैश माइनस यू डैश वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस यू डैश वी बाय सी स्क्वायर। राइट हैंड साइड में हमारा आएगा m2 इंटू में यू डैश माइनस यू डैश वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस यू डैश वी अपॉन में सी स्क्वायर। अगेन हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में से देख सकते हैं यू डैश कॉमन आएगा तो हम यू डैश को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में रह जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। राइट हैंड साइड से भी हम यू डैश को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से यू डैश इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें जो नेट टर्म्स मिलेंगी वो आएंगी m1 बाय m2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस यू डैश वी बाय सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस यू डैश वी बाय सी स्क्वायर। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ हमें जो इक्वेशन नंबर 3 मिली है इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे u1 स्क्वायर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें u1 की वैल्यू मालूम है अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। तो यहाँ पे हम u1 स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए न्यूमरेटर में बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से हम ये वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस u1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। देखिए u1 स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस u1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हमें जैसे इसको सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो यहाँ हम देख सकते हैं इसे फर्दर हम एलसीएम लेंगे 1 प्लस यू डैश वी बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और हम इसे 1 प्लस यू डैश वी बाय सी स्क्वायर के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे न्यूमरेटर में ये टर्म्स मिल जाएंगी। यहाँ से 2 यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर दोनों साइड से प्लस और माइनस टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ हम देखेंगे जो हमें नेट टर्म मिलेगी वो आएगा 1 माइनस यू डैश का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू में 1 माइनस यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस यू डैश वी बाय सी स्क्वायर और होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 1 माइनस यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो हमें देखेंगे हमें ये टर्म्स मिलेंगी 1 माइनस यू डैश का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस यू डैश वी बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसलिए यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 है। तो इक्वेशन नंबर 4 में हमने देखा 1 माइनस u1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की हमने वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस u2 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि u2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो कि ये है।
तो यहाँ पे हम u2 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हमें 1 माइनस u2 स्क्वायर बाय c स्क्वायर की वैल्यू ये मिल जाएगी, दैट इज 1 माइनस u डैश का स्क्वायर बाय c स्क्वायर इंटू 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने मान लिया ये इक्वेशन नंबर 5 है। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 4 से। तो हम यहाँ कह सकते हैं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 4 वी गेट, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन 5 में 1 माइनस u2 स्क्वायर बाय c स्क्वायर अपॉन में जो इक्वेशन 4 है 1 माइनस u1 स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ से अगर हम 1 प्लस u डैश v बाय c स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस u डैश v बाय c स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमें यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जिससे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो इक्वेशन नंबर 3 में हमने देखा था m1 बाय m2 की वैल्यू हमारी आई थी 1 प्लस u डैश v बाय c स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस u डैश v बाय c स्क्वायर, जो कि इक्वेशन नंबर 6 से हम देख रहे हैं इक्वल है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u2 स्क्वायर बाय c स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u1 स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6 वी गेट m1 बाय m2 की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी, यानी m1 बाय m2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस u1 स्क्वायर बाय c स्क्वायर। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7 है। अब अगर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे m1 इंटू में 1 माइनस u1 स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 इंटू में 1 माइनस u2 स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो यहाँ से हमने m1 इंटू दिस वैल्यू m2 इंटू दिस वैल्यू, तो अगर इनकी हम जनरल फॉर्म लिखेंगे तो जनरल फॉर्म हमें इस तरीके से मिलेगी m इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम u को 0 पुट करेंगे तो देखिए u को 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट बन जाएगी। तो वो कांस्टेंट हमने मान लिया m नोट, तो मान लेते हैं ये कांस्टेंट हमारा है m नोट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमें वैल्यू मिलेगी m इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज m नोट। मान लिया इक्वेशन नंबर 9 है। तो ये अबव इक्वेशन 9 में हम देख सकते हैं m नोट जो है वो रेस्ट मास है। रेस्ट मास से मतलब वो होता है वो मास जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है, और m यहाँ पे वो मास है जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है वेलोसिटी u से। तो जो हमारा रिक्वायर्ड मास वेरिएशन फॉर्मूला है जहाँ पे v हमने देखा है, v था वहाँ पे, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 9 हमें मिली है इसमें रिप्लेस कर देंगे u को v से, ताकि हमें रिक्वायर्ड मास वेरिएशन फॉर्मूला मिल सके। सो हम कहेंगे ऑन रिप्लेसिंग u विद v इन इक्वेशन नंबर 9 वी गेट m इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू m नॉट। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ से वैल्यू मिलेगी, इसको इसके m नॉट के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमें m की वैल्यू मिलेगी m नॉट अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मान लेते इक्वेशन नंबर 10 है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 10 है इसे ही कहा जाता है रिक्वायर्ड मास वेरिएशन फॉर्मूला, जो हमें ये बताता है कि किस तरह से मास वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डिनरी वेलोसिटीज़ की बात करें तो देखिए ऑर्डिनरी वेलोसिटीज़ का मतलब क्या होता है, व्हेन v इज़ वेरी वेरी लेस देन c। तो अगर v c से काफ़ी स्मॉल होगा तो यहाँ पे जो v स्क्वायर बाय c स्क्वायर है नेग्लिजिबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू यूनिटी। तो हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 10 से देख सकते हैं जब v स्क्वायर बाय c स्क्वायर नेग्लिजिबल रहेगा एज कम्पेयर टू यूनिटी या एज कम्पेयर टू 1, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी m नोट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है उसका मास फर्स्टली तो इंक्रीज होता है, स्लोली इंक्रीज होता है और उसके बाद रैपिडली इंक्रीज होता है जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच करती है। यानी अगर अब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका मास पहले तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा और उसके बाद रैपिडली इंक्रीज होगा जैसे उस बॉडी की वेलोसिटी ऑफ लाइट को टेंड करेगी, अप्रोच करेगी। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सके, क्योंकि अगर हम देखेंगे उस स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करेगी तो इक्वेशन नंबर 10 से देखिए v c के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, इसका मतलब मास इनफाइनाइट बन जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी कभी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती। तो यहाँ ये कर्व है जो कि शो करता है किस तरह से मास वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। तो हम देख सकते हैं इस तरह का कर्व हमें मिलेगा जो ये बताएगा वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी।
So this is all about relativity of mass, or you can say variation of mass with velocity. So if you like this video, then please like and subscribe, and if you have any doubt, any query regarding this topic, then you can ask freely in the comment section. Thank you.